आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास निर्मला के शुरुआती हिस्सों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो अंश है वो कहानी की सिर्फ नींव नहीं रखते, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की जमीन तैयार करते हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत प्रगतिशील बात से होती है। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना। कहानी शुरू होते है एक बिना दहेज की शादी के प्रस्ताव से। बिल्कुल। आज के जमाने में भी ये एक बड़ी बात है, तो सोचिए 100 साल पहले ये कितना कितना क्रांतिकारी लगा होगा। हाँ, तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि इतने अच्छे इरादे से शुरू हुई बात एक हंसते खेलते परिवार को बर्बादी की कगार पर कैसे ले आती है। चलिए तो फिर उसी परिवार से शुरू करते हैं। बाबू उदय भानुलाल। जी, एक कामयाब वकील, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, 2 बेटियां हैं, 15 साल की निर्मला, दोनों बहनें गुड़ियों से खेलती हैं, जिंदगी में कोई फिक्र नहीं। लेकिन फिर एक दिन निर्मला की शादी की बात चलती है और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, रिश्ता तय होता है बाबू भालचंद्र सिन्हा के बेटे भुवन मोहन से। और जैसा हमने कहा, सबसे बड़ी बात, दहेज नहीं चाहिए। जी, लड़की के पिता दहेज की मांग नहीं करते। उनकी बस एक ही शर्त है कि बारात का स्वागत ऐसा हो कि उनकी नाक न कटे। और उदय भानुलाल तो ये सुनकर बाग बाग हो जाते हैं। हम्म। उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता तो बस दूर हो गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। इस खबर से निर्मला को खुश होना चाहिए था, पर उस पर इसका बिल्कुल उल्टा असर होता है। वो चंचल लड़की अचानक से गंभीर, चुपचाप और अकेली रहने लगती है। अपनी छोटी बहन कृष्णा से भी कतराने लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये सिर्फ शादी की सामान्य घबराहट थी? यह प्रेमचंद हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ शादी की घबराहट नहीं है। प्रेमचंद यहाँ उस दौर की लड़कियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति दिखा रहे हैं। अच्छा। शादी उनके लिए अपनी मर्जी से एक नई जिंदगी चुनने का मौका नहीं था, बल्कि एक अनजान भविष्य में धकेल दिए जाने की प्रक्रिया थी। मतलब उसकी कोई मर्जी नहीं थी। कोई मर्जी नहीं। निर्मला की ये चुप्पी और डर असल में उसकी बेबसी का प्रतीक है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कोई और ले रहा है और उसे इसमें कुछ कहने का हक नहीं है। और ये बेबसी उसकी और कृष्णा की बातचीत में और भी खुलकर सामने आती है। हाँ, वो एक बहुत मार्मिक बातचीत है। एक शाम कृष्णा उसे बाहर खेलने के लिए बुलाती है, पर निर्मला मना कर देती है। तब कृष्णा बहुत मासूमियत से पूछती है, दीदी, ये लोग तुम्हें घर से क्यों निकाल रहे हैं? और इस सवाल का निर्मला जो जवाब देती है वो आज भी उतना ही चुभता है। हाँ, वो कहती है, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। एक वाक्य में उस पूरे युग का सच, पराया धन। जी। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, ये एक सामाजिक हकीकत थी। लड़कियों को बचपन से ये एहसास कराया जाता था कि जिस घर में वो पैदा हुई हैं, वो उनका असली घर नहीं है। उनका घर तो वो होगा जहाँ उनकी शादी होगी। बिल्कुल। और निर्मला को ये एहसास हो रहा है कि उसे अब उस जगह से जाना होगा जिसे वो अब तक अपना घर समझती आई है। इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच वो एक रात एक बहुत भयानक सपना देखती है। हाँ, वो सपना तो वो कहानी का सार है एक तरह से। सपने में वो एक नदी किनारे अकेली खड़ी है, रात हो रही है और उसे नदी पार करनी है। एक बहुत खूबसूरत सजी धजी नाव आती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। एक उम्मीद जगती है। बिल्कुल। पर जैसे ही वो उस पर चढ़ने लगती है, मल्लाह उसे रोककर कहता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। देखिए, ये सपना सिर्फ भविष्य का संकेत नहीं है, ये निर्मला की अब अपनी जिंदगी पर काबू की कमी को दिखाता है। अच्छा। सुंदर नाव वो जिंदगी है जो उसे चाहिए, एक आदर्श जीवन, शायद भुवन मोहन के साथ, पर उसे चुनने का हक समाज उसे नहीं देता। और सपने का अगला हिस्सा तो और भी दर्दनाक है। जी। उस सुंदर नाव के जाने के बाद एक टूटी फूटी पुरानी डोंगी आती है और उसका मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है। वाह। निर्मला के पास कोई चारा नहीं होता और वो उसी टूटी नाव में बैठ जाती है जो बीच नदी में जाकर डूबने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। देखिए, यहाँ प्रेमचंद व्यक्तिगत भाग्य से ज्यादा सामाजिक मजबूरी पर टिप्पणी कर रहे हैं। सही बात है। निर्मला को चुनने का अधिकार नहीं है, उसे वही स्वीकार करना होगा जो उसके लिए भेजा गया है, चाहे वो कितना ही टूटा फूटा क्यों ना हो। ये सपना ही पूरी कहानी है। तो एक तरफ निर्मला इन डरावने सपनों और अंदरूनी डर से गुजर रही है, लेकिन बाहरी दुनिया तो अपनी रफ्तार से चल रही थी। हाँ, उसके घर पर तो शादी की तैयारियों का बाजार लगा हुआ था। बिल्कुल। सुनार, दर्जी, हलवाई, घर में पैर रखने की जगह नहीं है। और उदय भानुलाल अपनी शान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, भले ही इसके लिए उन्हें कर्ज क्यों न लेना पड़े। जी। उन्हें लगता है कि लड़के वालों ने दहेज न मांगकर उन पर जो एहसान किया है, उसका बदला वो शाही स्वागत करके चुकाएंगे। और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। घर में एक और तनाव जन्म लेता है, पति पत्नी के बीच। हाँ, उदय भानुलाल की पत्नी कल्याणी इस फिजूल खर्ची से परेशान है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, यथार्थवादी है।
हाँ, वो अपने पति को समझाती हैं कि बारातियों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, वो कोई ना कोई कमी निकालेंगे ही। कल्याणी भविष्य की चिंता कर रही है, उसे अपने दूसरे बच्चों की भी फिक्र है। वो कहती है कि बेटी की शादी में सारा पैसा उड़ा देना समझदारी नहीं है। लेकिन उदय भानुलाल के लिए ये शान का सवाल बन जाता है। हाँ, पुरुष अहंकार। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनकी कमाई की इज्जत नहीं कर रही, और ये बहस एक भयानक झगड़े में बदल जाती है। बात बहुत बढ़ जाती है। इतनी कि उदय भानुलाल कहते हैं कि घर के पैसों पर सिर्फ उनका हक है, और जवाब में कल्याणी कह देती है कि इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है, और वो घर छोड़कर जाने की धमकी दे देती है। और बस यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उदय भानुलाल का पुरुष अहंकार इतनी बुरी तरह आहत होता है कि वो अपनी पत्नी को सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि कल्याणी को उनकी कीमत का अंदाजा नहीं है, और वो उससे ये अंदाजा कराना चाहते हैं। बहुत ही बचकाना और खतरनाक प्लान बनाते हैं वो। हाँ, वो सोचते हैं कि कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो जाते हैं, गंगा किनारे अपना कुर्ता छोड़ देंगे ताकि सबको लगे कि वो डूब गए हैं। इरादा सिर्फ अपनी पत्नी को डराना और तड़पाना है। और यहीं पर भाग्य का क्रूर खेल देखिए, विडंबना देखिए। जी। वो अपनी नकली मौत का नाटक करने निकले थे, लेकिन असलियत में मौत उनका इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में जब वो घर से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें मतई नाम का एक पुराना दुश्मन मिल जाता है। एक ऐसा अपराधी जिसे उदय भानुलाल ने ही एक मुकदमे में सजा दिलवाई थी। और वो आदमी बदला लेने की फिराक में था। बिल्कुल, वो उन पर लाठी से हमला कर देता है, और उदय भानुलाल की वहीं मौत हो जाती है। एक मामूली घरेलू झगड़ा और पुरुष का अहंकार, देखिए कैसे ये एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। और इस एक घटना से सब कुछ बिखर जाता है। कल्याणी पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो खुद को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे अपने ही कहे कड़वे शब्द बाण की तरह चुभते हैं और वो अपराध बोध में डूब जाती है। घर की रौनक ही खत्म हो गई। जो घर कल तक रिश्तेदारों से भरा था, शादी की गहमा गहमी थी, वो अब वीरान हो गया। एक एक करके सब रिश्तेदार खिसक गए। हाँ, अब उस विधवा और उसके अनाथ बच्चों का सहारा बनने वाला कोई नहीं था। गरीबी और अकेलापन घर में पसर गया। और इसी मातम के बीच निर्मला के विवाह की समस्या एक राक्षस की तरह फिर से मुंह खड़ी हो जाती है। कल्याणी किसी तरह हिम्मत करके लड़के के पिता भालचंद्र सिन्हा को एक खत लिखती है। वो अपनी पूरी दुखद कहानी बताती है और विनती करती है कि वो आकर विवाह संपन्न कराएं, ताकि बेटी की इज्जत बच जाए। और यहाँ हमें उस आदर्शवादी परिवार का असली चेहरा देखने को मिलता है। हाँ, खत लेकर पुरोहित मोटेराम लखनऊ पहुंचते हैं। भालचंद्र पहले तो खूब दिखावे का दुख जताते हैं, कहते हैं अरे मेरा तो दाहिना हाथ ही कट गया है। लेकिन फिर बड़ी सफाई से बात को घुमा देते हैं। हाँ, वो धर्म और भाग्य का सहारा लेते हैं। कहते हैं कि ये विवाह अमंगलकारी होगा, इसकी शुरुआत ही मौत से हुई है, विधाता को ये रिश्ता मंजूर नहीं। पर असल वजह तो ये थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं, असल वजह तो पैसा थी। हाँ, जब पुरोहित चले जाते हैं तो घर में असली बातचीत शुरू होती है। भालचंद्र की पत्नी रंगीली बाई और बेटा भुवन मोहन साफ कहते हैं कि अब उस घर में रखा ही क्या है। भुवन मोहन तो साफ कहता है कि उसे दहेज में कम से कम 1 लाख की उम्मीद थी, लगा रहे थे, ना कि उनके आदर्शों पर। बिल्कुल सही, ये उस समाज का खोखलापन है। बिना दहेज की शर्त एक तरह का निवेश था। जी, उन्हें उम्मीद थी कि उदय भानुलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए दहेज से भी ज्यादा खर्च करेंगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब पैसा नहीं मिलेगा, उनके सारे आदर्श हवा हो गए। यहाँ तक कि जब रंगीली बाई कल्याणी के दुख भरे खत को पढ़कर थोड़ी पिघलती भी है, तो उसका बेटा उसे चुप करा देता है। कहता है कि भावनाओं में बहने से घर नहीं चलता। ये कितना हृदयहीन है। तो रिश्ता टूट जाता है और कल्याणी पर एक और बिजली गिरती है। अब वो एक बेबस माँ है जिसके सिर पर एक जवान बेटी का बोझ है। और पुरोहित मोटेराम 5 नए रिश्ते लेकर आते हैं, और ये 5 रिश्ते उस समय की एक मजबूर माँ के सामने मौजूद विकल्पों की एक दुखद तस्वीर है। ये एक तरह से निर्मला के भविष्य का दुखद मेन्यू है। हाँ, पहला कॉलेज का एक छात्र है, लड़का अच्छा है, पर उसके पिता 2000 रुपए दहेज मांगते हैं, जो कल्याणी के पास में ही है। दूसरा रेलवे में काम करने वाला एक सुंदर लड़का है, कोई दहेज नहीं चाहिए, पर उसके खानदान में ऐब है, उसकी माँ के चरित्र को लेकर बातें बनती हैं, और समाज में ये मंजूर नहीं था। तीसरा एक जमींदार है जो दुहाजू है, मतलब उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, वो 4000 दहेज मांगता है। ये भी नामुमकिन है। चौथा एक 35 साल का वकील तोताराम, विधुर है और उसके 3 बेटे भी हैं, लेकिन यहाँ लेन देन का कोई झगड़ा नहीं है। और पांचवा एक छापे खाने में काम करने वाला लड़का है, सुंदर है, पर उसे भी 1000 का दहेज चाहिए। 1 मिनट, इन विकल्पों को देखकर तो ऐसा लगता है कि निर्मला के लिए कोई अच्छा रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल। या तो पैसे दो, या सामाजिक कलंक अपनाओ, या फिर एक
एक बहुत बड़ा समझौता करो। और कल्याणी के पास पैसे हैं नहीं, उसे अपने बेटों का भविष्य भी देखना है। वो उनकी पढ़ाई लिखाई का पैसा बेटी के दहेज में नहीं खर्च करना चाहती। और यहीं एक माँ को एक बहुत कठिन और शायद अन्यायपूर्ण फैसला लेना पड़ता है। बहुत सोचने के बाद वो चौथा विकल्प चुनती है। 35 साल का विधुर वकील, जिसके 3 बच्चे पहले से हैं, वो अपनी बेटी निर्मला का रिश्ता उससे तय कर देती है। ये तो अपनी ही बेटी को कुएं में ढकेलने जैसा है। 15 साल की लड़की की शादी एक ऐसे आदमी से जो उससे 20 साल बड़ा है और 3 बच्चों का बाप है। ये एक माँ की बेबसी का चरम है। वो जानती है कि ये अन्याय है, लेकिन समाज, गरीबी और अपने बेटों के भविष्य की चिंता उसे ये करने पर मजबूर कर देती है। उस दौर में बेटों का भविष्य बेटियों के वर्तमान से ज्यादा कीमती समझा जाता था। बिल्कुल, कल्याणी ने एक तरह से अपनी बेटी की बलि देकर अपने बेटों का भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता चुना। तो जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए। एक पिता के झूठे अहंकार से शुरू हुई कहानी एक माँ की सामाजिक बेबसी पर आकर खत्म होती है। और इन दोनों के बीच पिस जाती है निर्मला। वो लड़की जो एक सुंदर भविष्य का सपना देख सकती थी, उसे अब अपने ही भयानक सपने वाली टूटी-फूटी नाव में बैठकर एक अनिश्चित सफर पर निकलना है। इन शुरुआती हिस्सों में ही प्रेमचंद ने उस सामाजिक ढांचे की हर परत को उधेड़ कर रख दिया है जो महिलाओं के शोषण पर टिका था। जी, महिलाओं का अपना कोई वजूद नहीं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं, उनका भाग्य हमेशा मर्दों के फैसलों पर निर्भर करता था। चाहे वो पिता का अहंकार हो, होने वाले ससुर का लालच हो, या एक माँ की बेटों को प्राथमिकता देने की मजबूरी हो। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। कहानी की शुरुआत एक बहुत प्रगतिशील विचार से हुई थी, बिना दहेज की शादी। लेकिन क्या समस्या सिर्फ दहेज थी या उस गहरी सामाजिक सोच में थी जो एक बेटी को जिम्मेदारी और बोझ समझती थी? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो भालचंद्र का परिवार दहेज न मिलने पर पीछे नहीं हटा, बल्कि पिता की मौत के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान और आवभगत में कमी के डर से पीछे हटा। तो सवाल ये है कि क्या दहेज खत्म हो जाने से समाज में लड़की की स्थिति सच में बदल जाएगी या लालच और शोषण के तरीके बस अपना रूप बदल लेंगे?